हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सोलर रेडिएशन कैसे वर्क करती है। इंसोलेशन जो होता है उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, देन कितनी स्कैटरिंग होती है, जो हीट बजट होता है उसका वो कैसे वर्क करता है, कितना परसेंटेज पहुंच पाता है सरफेस तक, देन कितना रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर रेडिएशन होता। तो सोलर रेडिएशन ऐसी एनर्जी है हीट फॉर्म में जो कि सन रेडिएट कर रहा है चारों डायरेक्शन में स्पेस में। तो जितनी एनर्जी हमारे सरफेस तक पहुंच पाती है, ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी सन के द्वारा, जितनी हमारी सरफेस तक पहुंच पाती है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। तो जो सोलर रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि शॉर्ट वेव फॉर्मेट में हमारे पास आती है। इसके बाद जितनी सोलर रेडिएशन बिना रिफ्लेक्ट हुए हमारे सरफेस तक पहुंचती है एंड उसको एब्जॉर्ब कर पाता है सरफेस, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन का जो करंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो हीट है वो कितनी, जो सरफेस है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है एंड देन कितना हमारी जो एयर है वो वार्म अप हो रही है एंड कितना कन्वेक्शन करंट की इंटेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। इसके बाद कितनी इंसोलेशन पहुंच पा रही है हमारे सरफेस तक, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है हमारे जो सरफेस है उसकी। उसके बाद स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर में कितनी ज्यादा हो रही है। स्कैटरिंग हो सकती है जितने भी एयरोसॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से। देन जो क्लाउड्स हैं उनकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, इन फैक्टर्स की वजह से डिपेंड होता है कि जो हमारा ग्राउंड के पास लेयर है वहां तक कितनी सोलर रेडिएशन पहुंच पा रही है एंड देन कितना हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी हीटिंग हो रही है। अब जितनी ज्यादा जो रेज आ रही है उनकी वेवलेंथ कम होगी, जो लाइट आ रही है उसकी जितनी वेवलेंथ कम होगी स्कैटरिंग उतनी ईजी हो जाती है होना। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाइट आती है एयरोसॉल पार्टिकल्स होने की वजह से। जब स्कैटरिंग होती है एंड रिजल्ट में जो हमें लाइट देखने को मिलती है विब ग्योर में जब हम देखते हैं जिसमें ब्लू कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, उसी की वजह से हमें सनसेट के टाइम पे भी कलर्स दिखते हैं एंड यूजुअली जब स्काई को देखते हैं तो ब्लू कलर दिखता है स्काई का, स्कैटरिंग की वजह से ही होता है वो। एंड वेवलेंथ कम होती है ब्लू कलर की इसीलिए। इसके बाद जो एटमॉस्फेरिक एयरोसॉल पार्टिकल्स होते हैं, एयरोसॉल में हो सकता है सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग का काम करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद आता है हीट बजट कैसे वर्क करता है। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये हीट बजट डिपेक्ट कर रहा है कि कैसे कैसे 100%। सबसे पहले तो सोलर रेडिएशन हमारे पास जो आ रही है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि 47% जो सोलर रेडिएशन है वो बिना रिफ्लेक्ट हुए बिना स्कैटर हुए हमारे लैंड तक या ओशन सरफेस तक पहुंच, जिसको बाद में हमारा लैंड एब्जॉर्ब करता है एंड देन कन्वेक्शन करंट वर्क करता है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स की वजह से, एयरसॉल पार्टिकल्स की वजह से 7% यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट है, जो रेडिएशन है वो स्कैटर हो जा रही है वापस स्पेस की तरफ अलग अलग डायरेक्शन में। देन क्लाउड कवर भी होता है, जितने ज्यादा क्लाउड होंगे उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17% रिफ्लेक्शन होती है जितनी भी हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है क्लाउड्स की वजह से। ये जो क्लाउड्स है ये रिफ्लेक्ट तो कर देते हैं बट तब भी हम देखते हैं कि जहाँ पे क्लाउड होते हैं, क्लाउड ज्यादा होते हैं, जबकि ये 17% हमारी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बट तब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट तो कर देते हैं बट उस हीट को ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है ना। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से ओवरऑल जो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद 6% हम देखते हैं कि सरफेस तक आते आते सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जहाँ पे सरफेस पे वो हिट करी है वहां पे क्या पता आइस प्रेजेंट हो तो व्हाइट कलर की वजह से वो रिफ्लेक्ट करे, या फिर टोपोग्राफी पे डीप कैनोपीज हो जिसकी वजह से ज्यादा ट्री कवर है तो वो भी इवापोरेशन तो करता है बट साथ में रिफ्लेक्ट भी कर देता है लाइट। तो वो डिपेंड करता है कि सरफेस पे जहाँ पे हिट करी है वो कैसा टपोग्राफी है वहाँ की। बट 6% जो है रिफ्लेक्ट करता है सरफेस। 47% बिना रिफ्लेक्ट हुए बिना स्कैटर हुए हमारे सरफेस तक पहुंचती है। इसके अलावा हम देखते हैं 23% जो है रेडिएशन वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, या तो एयर एब्जॉर्ब कर ले रही है उसको, क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं जिसकी वजह से कंडेंसेशन बाद में प्रेसिपिटेशन होती है। वाटर वेपर्स जो है, ओजोन है, उनका रोल है। अब जो क्लाउड कवर हमारा है, हम देख रहे हैं कि अब हमारा जो लैंड है वो हीट अप हो गया 47% जो रेडिएशन आया था उसकी वजह से। जो एयर है हमारे आसपास वो गर्म होती है, देन वो राइज करती है, एक्सपैंड करती है, ठंडी हवा नीचे आती है जिसको हम कन्वेक्शन साइकिल बोलते हैं। तो जो कंडक्शन है, ये जो 47% हमें मिली थी इसमें से 7% जो है वो कंडक्शन में वापस जाती है।
एनर्जी के फॉर्मेट में, देन लेटेंट हीट के फॉर्मेट में 24% जाती है। एंड ये जो वापस जा रही है रेडिएशन, ये लॉन्ग वेव्स रेडिएशन के फॉर्मेट में होती है, जो आती है वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्मेट में होती है। तो ये जो जाती है लैंड से वापस, जो हीट रेडिएट हो रही है स्पेस की डायरेक्शन में, इसको टेरेस्टेरियल रेडिएशन बोलते हैं। इसमें से 7% कंडक्शन की वजह से, देन लेटेंट हीट कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जाती है। अब ये जो वापस जा रही है, ये भी वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो क्लाउड कवर है, या फिर बहुत सारी गैसेस अलग अलग जो प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, ओजोन हो गया। ये वापस से इसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन आगे जाके रिफ्लेक्ट करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि 20% जो है वो क्लाउड रेडिएट कर रहे हैं, देन 40% जो है वाटर वेपर, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके रेडिएट कर रहे हैं। तो इनकी वजह से भी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है एंड इनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, बेसिकली जो कन्वेक्शन साइकिल है वो वर्क कर रही है, बट कुछ कुछ गैसेस हैं जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, या फिर सीएफसी जो हमारे होते हैं, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं देन बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो सीएफसीज होते हैं। इसीलिए हमने सीएफसीज को हटाने का भी पूरा ट्राई किया। इसके बाद ये एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं बट इसको री एमिट करते हैं। उस री एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन की जो साइकिल होती है, उसी की वजह से हमारा ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटिंग बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ऐसे एब्जॉर्ब नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जो सीएफसीज होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, री एमिट करते हैं, इनका रोल होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसके बाद अब जो रेडिएशन आ रही है, बेसिकली उसको बोलते हैं कि सोलर हीटिंग हो रही है। वापस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वापस एनर्जी जा रही है हमारे लैंड से एटमॉस्फेयर की तरफ, जब उसको फिर कुछ गैसेस एब्जॉर्ब कर रही है देन वापस से री एमिट कर रही है, उसको हम इंफ्रारेड कूलिंग बोलते हैं। बेसिकली जो हीट है वो कूल डाउन हो रही है धीरे धीरे, जब वो हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन, लेटेंट हीट के फॉर्मेट में वापस जा रही है, वापस रेडिएट हो रही है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि कितना ज्यादा जो अलग अलग गैसेस हैं वो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब करती है, दैट इज 56.4%। जो सोलर रेडिएशन है उसकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, बाकी गैसेस से अगर कंपेयर करते हैं तो। फिर आता है मीथेन जिसका है 16.3%। फिर आता है ओजोन 10.2%, देन नाइट्रस ऑक्साइड जिसका आता है 5.4%। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन ओजोन एंड देन N2। तो ये पूरी साइकिल होती है हमारा हीट बजट, जिसकी वजह से अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, मीथेन का लेवल बढ़ता है, तो हमारा जो हीट बजट है वो भी बिगड़ता है एंड ओवरऑल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमें देखने को मिलता है इंफ्रारेड रेडिएशन को जब एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन होता है उसकी वजह से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बिना स्कैटर हुए, बिना डिफ्यूज हुए, 25 1/3 ऑफ द टोटल जो सन की रेडिएशन है वो हमारे अर्थ तक, सरफेस तक पहुंच रही है। इसमें 25% जो है वो डिफ्यूज रेडिएशन के फॉर्मेट में पहुंचती है, मतलब कहीं ना कहीं से स्कैटर होके, कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन होके जो पहुंच रही है। इसके बाद सरफेस पे अगर बात करते हैं तो जितनी एनर्जी हमारे पास पहुंच पा रही है उसमें से 85% पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा सरफेस। अब सरफेस पे भी कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है, कि वहां पे जो कलर है वो लाइट कलर है या डार्क कलर है हमारे सरफेस का, वेट सरफेस है या फिर ड्राई सरफेस है। तो जो डार्क सरफेस होता है, फॉर एग्जाम्पल ओशन, वो 90% से ज्यादा जितनी भी एनर्जी उसके पास पहुंच रही है वो 90% से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। सी की बात करते हैं, या फिर बहुत वेट जो वेजिटेटेड एरियाज होते हैं उनकी बात करते हैं, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ब्राइटर सर्फेसेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट या फिर स्नो फील्ड, वो 40 से 80% रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिसकी वजह से हम एक दो फिनोमिना है वो भी अभी देखेंगे। डेजर्ट में अगर बात करते हैं तो सिर्फ 1% जो है एनर्जी वो एब्जॉर्ब होती है, उसको भी इवेपोरेशन ऑफ वाटर में यूज कर लिया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अब कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई, उस चीज को हम बोलते हैं एल्बीडो। तो एल्बीडो कितना है, मतलब कितनी एबिलिटी है कि जो भी सरफेस है उस पे वो सन की रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर पा रहा है स्पेस की डायरेक्शन में।
तो हाई एल्बीडो है, लो एल्बीडो है, कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब लाइट कलर जो है, फॉर एग्जाम्पल स्नो हो गया पोलर रीजन्स में, डेजर्ट में सैंड हो गया, या फिर क्लाउड हो गया जो कि वाइट टेक्सचर वाइट कलर होता है, तो उधर जो लाइट कलर्स हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोलर रेडिएशन को, तो इसलिए उनका एल्बीडो हाई होता है। बट जो डार्कर कलर है, फॉर एग्जाम्पल ओशन हो गया, कहीं पे उसका कलर डार्क है, या फिर कोई और हमारा सरफेस है जहाँ पे डार्क कलर है हमारे सरफेस का सॉइल के कलर की वजह से, तो वहां पे लो एल्बीडो होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, रिफ्लेक्शन कम होता है हमारे सोलर रेडिएशन का। बैरन लैंड है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, हमने देखा लेस देन 1% ही एब्जॉर्ब हो पाता है, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हाई एल्बीडो होता है। देन फॉरेस्ट कवर जहाँ पे होता है, डेंस कैनोपीज होती हैं, तो वहां पे हम देखते हैं जो लीव्स है हमारी वो रिफ्लेक्ट तो करती हैं, बट वो उस लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए वो एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए लो एल्बीडो होता है। ड्राई सर्फेसिस जो होते हैं, डेजर्ट एरिया जैसे हमने देखा, वहां पे हाई एल्बीडो होता है, बट जो वेट एरिया होता है, जो वेट सर्फेस होता है, वेट सॉइल होता है, वहां पे लो एल्बीडो होता है। बट अब वेट सर्फेस में भी अलग अलग चीज है, वेट सॉइल अगर होता है तो लो एल्बीडो होता है, बट हम आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन में जब देखते हैं कि वहां पे भी तो वेट सर्फेस ही है, क्योंकि स्नो है और आइस है, बट वहां पे हमारा एल्बीडो ज्यादा होता है क्योंकि वाइट कलर है हमारे स्नो का, तो वाइट कलर या लाइट कलर हम बोल सकते हैं होने की वजह से रिफ्लेक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है। तो वेट सरफेस भी है, बट तब भी स्नो एंड आइस के कलर की वजह से वहां पे जो एल्बीडो है वो ज्यादा होता है। तो ये अलग अलग कंपैरिजन है, अलग अलग सिचुएशन में कि कैसे एल्बीडो जो है वो चेंज होएगा, लाइट कलर, डार्क कलर, देन वेट सरफेस है या ड्राई सरफेस है, देन बैरन लैंड है या फिर फॉरेस्टेड हमारा एरिया है, कैसे कैसे डिफर करता है। अब हमने न्यूज में एक रिसेंटली टर्म देखा था, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन मतलब कि कितनी ज्यादा आर्कटिक में जो हीटिंग है या वार्मिंग है वो हो रही है, तो उसमें भी एल्बीडो वाला जो फैक्टर है या फिर एयरसॉल पार्टिकल्स का जो फैक्टर है, ये दो चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो सन है, इसकी रेडिएशन आ रही है, तो इक्वेटर का पास वाला जो एरिया है वहां पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट एंगल पे हमारी जो सन रेज है वो हिट करती है सरफेस को, बट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास जब हम जाते हैं तो स्लैंटिंग डायरेक्शन में हो जाती है हमारी जो सन रेज। अब स्लैंटिंग डायरेक्शन में होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्लाउड कवर है, हमारे एयरसॉल पार्टिकल्स भी है, बट उनके बावजूद भी जो स्लैंटिंग हमारा एंगल बन रहा है आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स में, उनकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन जो है इस रेडिएशन का वो बढ़ जाता है। इस एंगल की वजह से, जिस एंगल पे ये सोलर रेडिएशन हिट कर रही है आर्कटिक रीजन को, इस लोअर एंगल पे होने की वजह से हीटिंग ज्यादा बढ़ रही है हमारे आर्कटिक रीजन्स में, जिसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। इसके अलावा बात आती है कि क्लाउड कवर जो है, सबसे ज्यादा एल्बीडो होता है, जितना ज्यादा क्लाउड कवर होएगा उतना ही ज्यादा एल्बीडो बढ़ता जाएगा। क्लाउड्स के बाद एल्बीडो कैपेसिटी आती है आइस की, फिर आती है वाटर की, देन सॉइल की, देन सैंड की, देन ग्रास की, एंड देन फॉरेस्ट की सबसे कम होती है। फ्रेश स्नो जो है उसकी हाईएस्ट रिफ्लेक्शन होती है अपने कलर की वजह से। देन ओशन जो होता है उसका एल्बीडो लोअर होता है हमारे डेजर्ट से, क्योंकि एक तो डेजर्ट में हमें ड्राई सैंड मिलता है, ऊपर से उसका कलर भी लाइट होता है, इसीलिए जो ओशन है उसका एल्बीडो कम होता है, ओशन जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है एनर्जी ज्यादा। एंड जो डेजर्ट होता है उसमें लेस देन 1% हमारी सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी एल्बीडो के थ्रू या फिर जो रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं उसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद आता है एयरसॉल पार्टिकल्स। अब एयरसॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, पहले तो लिक्विड या फिर सॉलिड शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसमें 90% जो एयरसॉल हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नेचुरल ओरिजिन से ही आया है। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो सॉल्ट पार्टिकल से बना है जो कि ओशन वेव्स के थ्रू बनता है, या फिर वो वोल्केनिक इरप्शन से आया है, या फिर मिनरल डस्ट से आया है, या फिर प्लांट्स में जो स्पोर्स एंड पॉलन वाला फंक्शन होता है वहां से आया है। बस 10% है जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से आया है, फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट से आ रहा है या फिर कंबशन से आ रहा है फॉसिल फ्यूल्स के। तो इसमें भी अगर टाइप देखते हैं तो तीन टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर उसका स्टेट क्या है हमारे एयरसॉल पार्टिकल का। तो प्राइमरी में वही आ गया नेचुरली अकरिंग मिनरल डस्ट, सॉल्ट पार्टिकल्स, वॉल्केनिक ऐश से जो बन रहा है 90% होता है। सेकेंडरी में आता है सल्फेट्स जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बन रहे हैं, फिर नाइट्रेट्स या फिर तो व्हीकल के एमिशन से आ रहे हैं, या फिर पावर प्लांट्स के एमिशन से आ रहे हैं। देन ऑर्गेनिक एयरसॉल मतलब बायोजेनिक सोर्सेज जो डीकम्पोजिशन वाले प्रोसेसेस होते हैं, या फिर फॉरेस्ट में होता है, या कुकिंग, कुछ कुछ कुकिंग के प्रोसेसेस होते हैं, वहां से जो आता है उसको ऑर्गेनिक एयरसॉल बोलते हैं।
फिर फिजिकल स्टेट आता है कि क्या क्या स्टेट में प्रेजेंट है। डस्ट जो कि कॉमन है सॉलिड पार्टिकल के फॉर्मेट में। फ्यूम, कंडेंसेशन जब होता है तो उस टाइम पे जो सॉलिड पार्टिकल होता है डस्ट का, जो कि वाटर वेपर के साथ मिलके क्लाउड बनाता है आगे जाके, उसको फ्यूम बोलते हैं। देन मिस्ट आता है जो कि सस्पेंडेड लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं, एयर में हमें मिलती हैं, ज्यादा डेंसिटी नहीं होती इनकी। देन स्मोक, सॉलिड पार्टिकल्स जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ मिल जाते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो पाता फॉसिल फ्यूल्स में जो हम देखते हैं, उसकी वजह से स्मोक जनरेट होता है। देन फॉग, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमें सरफेस के पास मिलते हैं, मिस्ट का एक तरीके से डेंसर वर्जन बोल सकते हैं हम फॉग को। तो ये अलग अलग फिजिकल स्टेट्स होते हैं जिसमें हमें एयरसॉल जो पार्टिकल्स है देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रोसेसेस में कभी कंडेंसेशन हो रहा है, कभी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो वहां पे मिलके जो फिजिकल स्टेट मिलती है हमें उनकी, ये 4 से 5 स्टेट्स। इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट इफेक्ट एक तो देखने को मिलता है जिसमें एल्बीडो हो रहा है, कितना एल्बीडो हो रहा है, मतलब कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है वो, वो पूरा का पूरा डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इनडायरेक्ट में होता है कि कितना क्लाउड फॉर्म हो पा रहा है, जो क्लाउड फॉर्म हुआ है वो कितने टाइम तक एंड कितने परसेंटेज रिफ्लेक्टिविटी मेंटेन कर पा रहा है। तो एल्बीडो को कैसे इफेक्ट करता है? एल्बीडो को इफेक्ट करने के लिए अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। जो प्योर सिलिकेट और प्योर नाइट्रेट होते हैं, वो एक तरीके से जो सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो और भी ज्यादा एल्बीडो बढ़ जाता है हमारा, और भी ज्यादा स्कैटरिंग बढ़ जाती है सोलर रेडिएशन की। एंड ये जो प्योर सिलिकेट्स प्योर नाइट्रेट्स आ रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन से आ रहे हैं, पावर प्लांट्स में कंबशन हो रहे हैं वहां से आ रहे हैं। इसके बाद ब्लैक कार्बन, जो कि एब्जॉर्ब करता है हीट को, एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसीलिए हम देखते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन में भी इसका रोल आता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो ज्यादा वहां पे हीटिंग होती है, वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से ज्यादा आइस मेल्टिंग भी होती है। तो ब्लैक कार्बन और जो ब्राउन कार्बन होता है वो एब्जॉर्ब करता है हमारी हीट को, तो जो एल्बीडो है उसको कम करता है डायरेक्टली। तो जो सिलिकेट और नाइट्रेट होते हैं वो एल्बीडो को बढ़ाते हैं, ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड देन ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन जो है वो एल्बीडो को कम करते हैं। ये आते हैं बायोमास बर्निंग से, या फिर कोल फायर पावर प्लांट्स होते हैं, डीजल इंजन या फिर गैस इंजन जो होते हैं वहां से आते हैं। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट में बात करते हैं तो क्लाउड एल्बीडो इफेक्ट होता है, मतलब कितना ज्यादा जो एयरसॉल पार्टिकल है वो वाटर वेपर के साथ मिलके जो क्लाउड बनाता है, उस प्रोसेस में एयरसॉल पार्टिकल मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल के फॉर्मेट में होता है, तो वो ज्यादा मिलता है हमारे वाटर वेपर के साथ एंड ज्यादा फॉर्मेशन होता है क्लाउड का। तो जितने ज्यादा एयरसॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्लाउड ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके वो कंडेंसेशन करते हैं, क्लाउड कवर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो एल्बीडो इफेक्ट है वो हमारा बढ़ जाता है, मतलब रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाती है उस एरिया में, ज्यादा जो सोलर रेडिएशन है रिफ्लेक्ट होती है। बट तब भी ओवरऑल वार्मिंग हो रही होती है, क्योंकि क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्ट तो कर देता है बट तब भी वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर देता है साथ। इसके बाद क्लाउड की लाइफ टाइम कितनी है, मतलब कितना ज्यादा जो कंडेंसेशन होने की वजह से डेंसिटी जो होती है क्लाउड की, ज्यादा एयरसॉल पार्टिकल होने की वजह से वो जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा पार्टिकल्स चिपक चिपक के एक तरीके से क्लाउड बनाते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाउड है वो ज्यादा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है, उसका एल्बीडो भी ज्यादा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है एयरसॉल पार्टिकल्स का। एंड देन कौन से फॉर्मेट में हमें मिलता है? 90% नेचुरल ओरिजिन होता है, 10% जिसमें ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन ये सब आ जाता है, ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से। इसकी वजह से साउथ एशिया में हम देख रहे हैं कि हीटिंग हो रही है अपर एटमॉस्फेयर में, ब्लैक कार्बन की वजह से। फिर आर्कटिक रीजन में देख रहे हैं कि आर्कटिक वार्मिंग हो रही है, वहां पे एक नया एयरसॉल पार्टिकल हमें देखने को मिला है जो कि आयोडिक एसिड से बन रही है। एयरसॉल पार्टिकल्स बढ़ते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन भी बढ़ता है, जो हमने पढ़ा वही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल व्हीकलर पोल्यूशन की वजह से सेकेंडरी एयरसॉल फॉर्मेशन हो रहा है, देन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से मिलके हो रहा है, कंडेंसेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा जो क्लाउड है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलता है क्लाउड फॉर्मेशन का, देन क्लाउड की लाइफ साइकिल कितनी ज्यादा रह रही है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, रीजनल एयरसॉल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एयरक्राफ्ट से भी एमिशन हो रहा है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो कि एयरसॉल जो होता है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखते हैं। इसके बाद एओडी होता है। एओडी मतलब एयरसॉल ऑप्टिकल डेप्थ, मतलब कितनी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है एयरसॉल्स के वजह से। तो अगर सरफेस के पास है तो एओडी 1 या 1 से ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी हेजी कंडीशंस बनती हैं।
अगर एओडी जो है, एयरसॉल ऑप्टिकल डेप्थ, वो 0.1 से कम है तो मतलब क्लीन कंडीशन हमारी फॉर्म हो रही है सरफेस के पास। तो 1 या 1 से अबव है तो हेजी कंडीशन, 0.1 है तो क्लीन या क्लियर कंडीशन। तो ये पूरा था एयरसॉल पार्टिकल्स के बारे में। देन करीना, एक बार मेरे को एक डाउट है, जो क्लाउड्स वाला आपने बोला कि एल्बिडो भी उनका हाई होता है लेकिन वो हीट को अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, तो जब हम बोलते, लाइक इस पे क्वेश्चन भी था कि जो अपर मोस्ट क्लाउड्स होते हैं उसका कूलिंग इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो अल्बिडो इफेक्ट हो रहा है या रेडिएट कर रहे हैं सन की हीट को, जो इंसोलेशन होता है। तो इसमें कौन सा रेट ज्यादा है, मतलब एल्बिडो ज्यादा है कि हीट अब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है? उनका रेट तो ज्यादा ही होता है एल्बिडो का, बट हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो एवरेज ओवरऑल टेम्परेचर में इंक्रीज देखते हैं ना हम, वो इम्पैक्ट ज्यादा ही होता है कि कितनी सोलर रेडिएशन पहुंच पा रही है हमारी सरफेस तक। वो उसकी वजह से जो एल्बिडो बढ़ता है तो वो जो सोलर रेडिएशन पहुंच पा रही है वो कम पहुंच पा रही है। बट तब भी हम देखते हैं कि हमारा ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो एल्बिडो है वो तो बढ़ ही रहा है उसकी वजह से, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो तो दोनों। यहाँ पे लेयर्स के टर्म्स में बात हो रही है, मतलब जो लोअर लेवल लेयर में क्लाउड्स होते हैं उसकी वजह से हीट ज्यादा वार्मिंग होती है, हो रहा और है। जो अपर क्लाउड्स होते हैं हाँ उसमें कूलिंग इम्पैक्ट होता है। उनकी वजह से लिबिडो बढ़ जाता है तो कूलिंग इम्पैक्ट होता है, बट क्योंकि वो साथ में एब्जॉर्ब भी कर ले रहे हैं और नीचे से कन्वेक्शन साइकिल भी आ रही है, उसकी वजह से जो रीजनल टेम्परेचर हम देखते हैं, हमारा ह्यूमिडिटी का लेवल हो गया या फिर जो लोकल एरिया का टेम्परेचर बोलते हैं, वो बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन की हम्म। वजह से। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनसरकारी एंड कीप लर्निंग।